be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब ईरान में जो बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और मैं एकदम से आपको यह कह दूं कि इन प्रोटेस्टर्स में इंडियंस भी शामिल हैं और कहीं ना कहीं इंडियंस भी एक रोल प्ले कर रहे हैं, तो मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से वीडियोस बाहर निकल के आ रहे हैं, इवन सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा रहा है काफी सारी ऐसे फॉरेन अकाउंट्स के द्वारा जो कि टारगेट कर रहे हैं इंडिया को, जिससे इंडिया और ईरान के जो रिश्ते हैं वो खराब हो सके। और ऐसा पहली बार नहीं है, बहुत बार पहले भी ऐसा किया गया है जब इंडिया और ईरान के रिश्ते को टारगेट किया गया है। अब जिस तरीके से इंडिया और ईरान के बीच में काफी सारा इन्वेस्टमेंट होता है, हम ट्रेड में डील करते हैं, हालांकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं जिसकी वजह से ट्रेड का जो नंबर है वो धीरे धीरे गिरा है। बट आप सभी को याद होगा चाबहार पोर्ट, इसके लिए हमने 10 साल का एग्रीमेंट भी साइन कर रखा है ईरान के साथ में। तो रिश्ते इतने खराब भी नहीं है और उतने सॉलिड और उतने मजबूत भी नहीं है। बट हाँ, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है एक दूसरे नेशन के, लेकिन कोई एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाता। बट फिर कुछ वीडियोस वायरल होते हैं और उन वीडियोस में आप देख सकते हो, ये वीडियोस में आपको दिखाना चाहूंगा। इन वीडियोस में आप देख रहे हो काफी सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है ईरानियन पुलिस के द्वारा। और कहा जाता है कि ईरानियन पुलिस ने इन जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको अरेस्ट किया था अबादान सिटी, जो कि खुजेस्तान प्रोविंस के अंदर है। और बताया जा रहा है कि इस प्रोविंस में जो ये अबादान सिटी है जहां पे ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, ये मेन परपेट्रेटर्स यानी मेन दोषी थे। लेकिन फिर उसके बाद में सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डलता है जहां पे कोई शैडो फॉक्स या स्लैंग जेंगर नाम का एक एक्स अकाउंट है। ये कहा जाता है कि ईरानियन पुलिस ने एक 10 अफगान, सिर्फ इंडियंस नहीं अफगानिस्तान को भी टारगेट किया गया है कि 10 अफगानिस्तान और 6 इंडियन नेशनल्स को टारगेट किया है अलोंग विद देयर ईरानीज अकम्प्लाइसेस। मतलब जो ईरान के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ में अफगानिस्तान के लोग भी थे, इंडिया के भी लोग थे। अब देखिए, मेरे पास में ना तो कोई प्रूफ है कि ये जो फॉरेन एक्स अकाउंट है वो किसका है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोच रखते हैं, क्या आपके पास में कोई प्रूफ है? तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ऑथोरिटीज ये क्लेम करती हैं कि ये सारे के सारे जो परपेट्रेटर्स हैं यही है अबादान सिटी में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मास लेवल पे जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद में बहुत आर्टिकल्स छपते हैं न्यूज़पेपर्स और मीडिया हाउसेस के द्वारा। क्या इंडियंस को अरेस्ट किया जा रहा है जिस तरीके से ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं? 6 इंडियंस अरेस्टेड इन ईरान ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट खमेनी। फिर उसके बाद में ईरान इन सारी ट्वीट्स को और जो भी अकाउंट्स ऐसे ट्वीट्स को पोस्ट कर रहे हैं, ऐसे वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं, उनको डिसमिस कर देती है। साफ साफ उन्हें एक मिस इंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा या फिर फेक कैंपेन्स का नाम देके ईरान साफ साफ ये कहती है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फॉल्स है। और ये साफ साफ कहा गया जो ईरान के एम्बेसडर है टू इंडिया मोहम्मद फतहली के द्वारा कि जो भी न्यूज अभी सर्कुलेट हो रही है फॉरेन एक्स अकाउंट्स के ऊपर ईरान के डेवलपमेंट को लेके, वो सारी की सारी फॉल्स है। मैं सारे लोगों को यह रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर वो सच है या गलत है, आप प्लीज रिलायबल सोर्स पे रिलाय करें। आप ऐसे अकाउंट्स पे बिल्कुल भी रिलाय ना करते हुए पाए जाएं। और ये चीज और बढ़ेंगी अभी तो, जिस तरीके से ईरान के जो बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें ईरानियन जो गवर्नमेंट है या फिर आप कह सकते हो ईरानियन जो रिजीम है, सुप्रीम लीडर ने यहाँ पे इंटरनेट को भी कट ऑफ कर दिया है, फोन लेंस को भी साफ साफ कट ऑफ कर दिया है। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि कौन सी पोस्ट वायरल हो रही है, कहां से वायरल हो रही है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अब ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि वो ये इंश्योर करते रहें कि ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आए। अब इवन कहा तो ये जा रहा है कि जो सिटीजन जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा अवेयर हैं, वो अभी एलन मस्क का जो स्टारलिंक है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हर एक कॉर्नर तक एलन मस्क का सपना है कि मैं इन सैटेलाइट के जो नेटवर्क्स हैं उसकी मदद से हर एक कॉर्नर तक मैं इंटरनेट पहुंचा सकूं। और जो ईरान का इंटरनेट शटडाउन है जिसको पहले 36 घंटे के लिए किया गया और एक्सटेंड कर दिया गया है, वो बहुत ही प्रिसाइज है और बहुत ही स्मार्ट है। अब 90% जो सिटीजन है या 90-95% जो सिटीजन इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। इंटरनेशनल कॉल्स वो कर नहीं सकते, डोमेस्टिक जो इंटरनेट है या जो डोमेस्टिक फोन कॉल्स हैं वो भी नहीं कर पा रहे। लेकिन जो गवर्नमेंट के पास में इंटरनेट का एक्सेस है या फिर जो गवर्नमेंट के पास में फोन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो क्रैकडाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। इवन इसको इंश्योर करने के लिए कि वहां पे इंटरनेट बना रहे, डोनाल्ड जो ट्रंप है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि मैं मस्क से बात करता हुआ नजर आऊंगा जिससे कि वो इंटरनेट को रिस्टोर कर सके ईरान के अंदर। हैव अ लुक एट दिस। We're talking about that. We may get the internet going, if that's possible. We may speak to Elon, because as you know, he's very good at that kind of thing. He's got a very good company, so we may speak to Elon Musk. And in fact, I'm going to call him as soon as I'm finished with you. अब क्या ऐसा पहले भी हुआ है? क्या ऐसे प्रोपेगेंडा पहले भी चलाए जाते थे? हाँ, बिल्कुल चलाए जाते थे। अब हुआ क्या था, आप सबको ध्यान होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज होती हैं वो
पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करती हैं, एक्सेप्ट अगर आप तुर्की और अजरबैजान का नाम लेंगे, उनके खुद के अपने इंटरेस्ट हैं। बट उस टाइम पे ईरान जो है किसी का भी सपोर्ट नहीं करती। ईरान साफ-साफ ये कहती है कि बस इस रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहे, राइट? ये कहा जाता है। और उस टाइम पे पाकिस्तान एक अपना डेविल प्लान लेके आता है कि कैसे इंडिया और ईरान के बीच में हम एक कॉन्फ्लिक्ट ला सकें। तो होता क्या है कि एक एक्स अकाउंट उस टाइम पे भी होता है जिसका नाम होता है डेली ईरान न्यूज़, और उसपे जो झंडा होता है, जो फ्लैग होता है, वो ईरान का खुद का नेशनल फ्लैग होता है। उसमें ये कहा जाता है ताइवान जो है चाइना का पार्ट है, कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है, क्या आप एग्री करते हैं? राइट? अब ये किसके द्वारा कहा जा रहा है? डेली ईरान न्यूज़। तो लोगों को तो यही लगेगा कि ये ईरान कर रहा है। ताइवान को चाइना का हिस्सा मान रहा है, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मान रहा है, मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार के लिए प्राइमा फेसी अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। उस बारे में भी जो ईरान की एम्बेसी थी इंडिया में, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे फेक चैनल्स हैं जो ईरान के नाम पे बने हुए हैं और ईरान का फ्लैग यूज करते हैं, वो डैमेज करना चाहते हैं ईरान और इंडिया रिलेशन को, और ये जो अकाउंट है ये ईरान को बिलोंग नहीं करता। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि ईरान और पाकिस्तान के क्या कोई डिफरेंसेस हैं? देखिए, एक तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। अब होता क्या है कि ऑन द रिलीजियस लाइन आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ईरान आपको सपोर्ट करेगा, आपके लिए स्टैंड लेगा, राइट? वो ये बातें नहीं करेगा। तो पहली चीज तो वहां पे उनको झटका लगा। दूसरा, ईरान और पाकिस्तान जैसे रिलीजियस बेसिस पे थोड़े बहुत आपको सिमिलर लगते भी होंगे, बट ईरान जो है वो पाकिस्तान पे रिलाई नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले या जब भी जरूरत पड़ी है इस रीजन में यूएस को, तो वो यूएस जो है पाकिस्तान को अपना एक अलाय बना लेता है, एक अपना पार्टनर बना लेता है। और ये चीज ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं करता ईरान। इसीलिए तो यूएस और इजराइल का जो एक्सेस है उसको भी ईरान जो है अपना खतरा मानता है। अगर यूएस पाकिस्तान के साथ जाएगा तो कई बार ईरान को यह लगता है पाकिस्तान जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकता है। बॉर्डर लगती है ईरान और पाकिस्तान की, तो अगर मान लीजिए यहां पे ट्रुप्स को तैनात कर दिया गया इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, या फिर हमारे ऊपर कोई अटैक करने के लिए बात की गई, तो वो सारी चीजें हो सकती हैं। क्योंकि आप देखिए अभी जो यूएस और पाकिस्तान के रिश्ते बन भी रहे हैं, उसमें एक पॉइंट ये था कि जो 2021 में यूएस की फोर्सेस का विड्रॉल हुआ वो हेल्प करेंगे, यानी पाकिस्तान हेल्प करेगा यूएस की, जिससे कि वो रिकवर कर सके उन सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को। तो सेम वे में ईरान और पाकिस्तान की भी बॉर्डर लगती है, तो इंटेलिजेंस गैदरिंग हो, कोई अटैक प्लान करना हो, या फिर आपको अंदर इन्वेड करना हो, आप सारी चीजें कर सकते हो, या फिर यूएस को हेल्प कर सकते हो इन सारी चीजों में। और ऐसा आपको देखने को मिला था 2024 के अंदर भी, जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करी थी ईरान के अंदर। हालांकि वो रिटेलिएशन था, क्योंकि उससे पहले ईरान ने भी पाकिस्तान के अंदर अटैक किया था, और ईरान का ये कहना था कि आप टेररिस्ट को पनाह देते हो, टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं। इसके बीच में थोड़े बहुत क्लैशेस हुए थे पाकिस्तान और ईरान के बीच, और फिर उसके बाद में दोनों ने कूल डाउन कर ली थी टेंशन, जिन्होंने कहा कि हम दोनों रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरी कंट्री की, एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। बट ये सारे रीजन है जो ईरान और पाकिस्तान को एक साथ आने नहीं देते, और उसमें मेजोरिटी ऑफ रोल प्ले करता है यूएस। अब यहां तक की बात तो ये थी। लेकिन जो ईरान का प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, हालांकि मैं उसका भी एनालिसिस करूंगा, लेकिन ईरान का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो एट प्रेजेंट टाइम पे उसकी सिचुएशन क्या है? जो टोल है वो 500 से भी ज्यादा बढ़ चुका है, और बताया यह जा रहा है कि नंबर 1000 से पार है। हालांकि ऑफिशियल डेटा नहीं निकल के आया, मतलब ईरान ने कोई डेटा नहीं दिया है कैजुअलिटीज के बारे में। ये यूएस बेस्ड एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ग्रुप है, उन्होंने कहा अभी तक 544 प्लस लोगों की जान जा चुकी है इन मैसिव प्रोटेस्ट के अंदर, जिसमें 496 प्रोटेस्टर्स हैं एंड 48 सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। 10,600 प्लस से भी ज्यादा लोगों को डिटेन किया जा चुका है। ये सारी सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है। जहां प्रोटेस्ट एक दो प्रोविंसेस में था, अब वो अलग अलग जगह फैलता जा रहा है। हर एक ग्रुप, हर एक इंडिविजुअल, सारे इस प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहां तक सिर्फ ये ईरान तक लिमिटेड नहीं है, अब ये लंदन, पेरिस, इस्तांबुल, हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि ईरान की जो एंटी रिजीम प्रोटेस्ट है, यानी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्लाह अली खमीनी, उनके खिलाफ हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और आपने लंदन का सीन जरूर देखा होगा, जहां पे एक ईरान का जो प्रोटेस्टर था वो ईरान का फ्लैग को उतार के, ईरान की जो एम्बेसी वहां से उतार के एक लायन और जो सन वाला जो फ्लैग है उसको होस्ट करता है। हालांकि आपने वो वीडियोस काफी देख ली होंगे। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनके ऊपर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वही लोगों को मार रहे हैं और वही लोग काफी लोगों को जला दे रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि ये बहुत सिमिलर है जो आईसिस करता हुआ आया था। इवन टीवी पे फ्यूनरल्स को दिखाया गया है जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस और काफी सारी ऐसी बॉडीज को पिकअप किया जा रहा है, और फिर उसके बाद में एक क्या नाम है, एक ट्रक के अंदर लादा जा रहा है। फिर वहीं पे जो लोगों का काउंटर नेरेटिव है, अब रेजा पहलवी जो है, राइट, जो पहले मोनार्की थी, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को हमारे लोगों के साथ में स्टैंड करना चाहिए। ये सारे नैरेटिव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि स्टेट इन प्रोटेस्टर्स को एक टेररिस्ट की तरह पोर्ट्रे कर रहा है। और इवन यहां तक कहा जा रहा है कि ये यूएस और इजराइल के द्वारा बैक किए गए प्रोटेस्टर्स हैं। इतनी तादाद में, मतलब हजारों की तादाद में, आप ये नहीं सोच सकते। मैं ये कह सकता हूं 15, 20, 50, 100, 500, 1000, बट लाखों की तादाद में जब लोग हर एक रीजन में प्रोटेस्ट कर रहे हो, अलग अलग रीजन में आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये यूएस और इजराइल के द्वारा हर जगह उनके प्रोटेस्टर्स ही फैले हुए हैं। हाँ, हालांकि थ्योरीज निकल के आ रही हैं कि सीआईए मोसाद का इसके अंदर रोल है, बट अगेन मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता। बट इतने बड़े लेवल पे ऐसा नहीं हो सकता। और इवन मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सही में आपको रिजीम चेंज देखने को मिल सकता है, उसके क्या पैटर्न्स होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये सारी शुरुआत हुई तो हुई कैसे? अब हालांकि मैंने शॉर्ट में डिस्कस कर रखा है
होता यह है कि आप एट प्रेजेंट अगर देखेंगे तो जो ईरान की कंडीशन है, स्पेशली जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो बहुत ज्यादा खराब है। पूरी की पूरी इकोनॉमिक कोलैप्स कर रही है, लोगों के पास में जॉब नहीं है, जो खाने का प्राइस है या फ्यूल का प्राइस है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोग जो अपने लाइवलीहुड है उसको नहीं बचा पा रहे, अच्छे से खा नहीं पा रहे, अच्छे से पी नहीं पा रहे, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। लाइफ को एंजॉय करने की बात नहीं है, सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इसलिए सारे ग्रुप्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर इसका एक मैं फैक्ट बताऊं तो जो यूएस डॉलर होता है $1, वो अभी ईरान की जो रियाल करेंसी है उसके बराबर है, उसके इक्विवेलेंट है। $1 इज इक्विवेलेंट टू 1.4 मिलियन रियाल। ये कंडीशन आ चुकी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन 42% है, करेंसी की कोई वैल्यू बची नहीं, लाइवलीहुड है नहीं, फूड और प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, और एज प्लस ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो जो ऑयल और ट्रेड से पैसा आ सकता है वो भी नहीं आ रहा। ये सारी सिचुएशन ईरान को घेरे हुए है, जिसकी वजह से हर एक ग्रुप अब प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई देता है। और फिर एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की, जहां पे ईरान को पहले ही अपने ट्रू सोशल पे ये कहते हैं कि अगर ईरान वायलेंस का इस्तेमाल करता है, अपने ही पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान अपने ही लोगों को टारगेट करता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इसके अंदर इंटरवीन करना पड़ेगा, एंड वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो। ये पहले कमेंट दिया जाता है। लेकिन अब इजराइल अलर्ट पे आ चुका है। अब आप बारीकी से समझिएगा चीजों को जो मैं समझाना चाहता हूं। अब जब आप ईरान की बात करते हैं तो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से यहां पे आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान कर रहा है कि एक तो हम अरेस्ट करेंगे लोगों को, इंटरनेट को बंद कर देंगे, और अगर फिर भी प्रोटेस्ट चलता है तो उसको शट डाउन करने की कोशिश करेंगे, क्रैकडाउन करेंगे, लोगों को रिप्रेस और सप्रेस करते हुए नजर आएंगे। एक तो ये है कि हम फियर दिखाएं, लोगों को बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहां पे इन प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट का नाम देना, सारे प्रोटेस्टर्स को एनिमीज ऑफ गॉड का नाम देना, एंड देन ये कहना कि ये इजराइल और यूएसए के पपेट्स हैं, या इजराइल और यूएसए इसको करवा रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? आप इस प्रोटेस्ट के अंदर ही फूट डालने की कोशिश कर रहे हो कि ये आप नहीं हो, आपको सिर्फ फूल किया जा रहा है। जो प्रोटेस्टर्स हैं ये तो इजराइल और यूएसए करवा रहा है, जिससे कि ये बाहर वाले एनिमी को टारगेट कर सके और इन प्रोटेस्ट को किस तरीके से आप हटा सकें। एक आप सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, और दूसरे लेवल पे आप दूसरा एनिमी दिखा रहे हो। इस तरीके से ये सरकार सोच रही है, या फिर जो रिजीम है अयतुल्ला अली खमेनी की, वो सोच रही है कि इसको सप्रेस किया जाए। बट इजराइल हाई अलर्ट पे क्यों है? अब इजराइल हाई अलर्ट पे क्यों है उससे पहले मैं समझाता हूं इसके पीछे रीजन क्या है। मान लीजिए ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे कम नहीं होते हैं, ठीक है, मान लीजिए धीरे धीरे प्रोटेस्ट कम नहीं होते हैं, ये बढ़ते ही चले जाते हैं, तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो जो है इजराइल के ऊपर कभी भी टारगेट कर सकते हैं, राइट? जिससे कि इजराइल के ऊपर जैसे ही टारगेट किया, पूरा का पूरा ध्यान खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट वेनेजुला के प्रेसिडेंट को कैप्चर करके लाते हैं, तो उस टाइम ये कहा गया था जो एप्स्टीन फाइल का केस है उससे डाइवर्ट करने की कोशिश है। अब जब फिर उसके बाद में वेनेजुला के प्रेसिडेंट को जैसे कैप्चर किया और फिर और सवाल खड़े हुए हैं, उसको डाइवर्ट करने के लिए अब ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स की बात की जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के द्वारा। जैसे ये पूरा डाइवर्शन का केस है, और आप देखिए डाइवर्ट हो भी रहा है मीडिया, वैसे ही आप देखेंगे ये भी चाहते हैं कि अगर ये प्रोटेस्ट नहीं शांत होते हैं तो हम इजराइल पर अटैक कर देंगे, इसलिए इजराइल बोल रहा है हम हाई अलर्ट पे हैं। और दूसरा केस ये है कि अगर यूएस ने स्ट्राइक कर दी ईरान के ऊपर, तो सबसे पहले टारगेट इजराइल होगा, क्योंकि ईरान पसंद नहीं करता इजराइल के एग्जिस्टेंस को। समझ में आ गई बात? अब बात ये करते हैं कि ईरान के पार्लियामेंटेरियन ने क्या कहा। ईरान के पार्लियामेंटेरियन ने, मोहम्मद बकर ने साफ साफ ये कह दिया उनके पार्लियामेंट में कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकते हैं। मतलब अगर हमें लगा कि इजराइल हम पे अटैक करने वाला है, यूएस हम पे अटैक करने वाला है, तो हम पहले ही अटैक कर देंगे। अब अगेन आप समझिए, ये एक पूरा अंदेशा दिया जा रहा है, इशारा दिया जा रहा है कि अगर ये प्रोटेस्ट नहीं शांत होता है तो हम इस तरीके से चीजें कर सकते हैं। हालांकि अटैक होगा तब ये करेंगे, नहीं करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो एक अलग बात है। बट अगर ये प्रोटेस्ट बढ़ते रहते हैं तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी ईरान की तरफ से आपको देखने को मिल सकती है, जिससे पूरी मासस का अटेंशन जो डाइवर्ट कर दिया जाए इजराइल और यूएस की तरफ, और शायद ये प्रोटेस्ट थोड़े कम हो जाएं और फिर अपनी रिजीम को ये बचा पाए। इसीलिए ट्रम्प ने कहा कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ऑप्शंस भी दे रहे हैं, जिस तरीके से ये प्रोटेस्टर्स का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। इवन उन्होंने कहा कि अब इन्होंने एक चीज तो कह दी है कि ईरान की तरफ से, ईरान के लीडर्स की तरफ से मेरे पास में कॉल आया था, मेरी नेगोशिएशन की बात हुई है, लेकिन मैं मीटिंग से पहले कुछ बड़ा एक्शन ले सकता हूं। ये सारी चीजें ये कहते हुए नजर आते हैं इस वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं इसके लिए। Iran, they do. They called yesterday. Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Iran wants to negotiate. Yes, we may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. But इसीलिए उन्होंने बोला कि बहुत रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं जो हम प्लान कर सकते हैं, साइबर अटैक्स हो, यूनाइटेड स्टेट्स या इजराइल के द्वारा स्ट्राइक्स हो। अब अगला सवाल यह आता है कि क्या आपको रिजीम चेंज होने के चांसेस दिखते हैं? देखिए, यूएस तो बहुत, मतलब यूएस तब तक अटैक नहीं करेगा जब तक सिचुएशन बहुत ज्यादा, जैसे कि मान लीजिए ईरान ने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर या यूएस के ऊपर, यूएस के ऊपर तो नहीं, जैसे यूएस के मिलिट्री बेसेस हो गए या शिप्स हो गए या वेसल्स हो गए उनके ऊपर, तब तो एक अलग बात है, तब तो यूएस शायद अटैक करेगा। लेकिन अभी यूएस वेट कर रहा है कि अगर प्रोटेस्ट इतने बढ़ते चले जाते हैं जिसकी वजह से ईरान की रिजीम ही चेंज हो जाए, तो देन इट इज फाइन। फिर उसके बाद में जो भी नई सरकार आएगी या फिर जो भी नए पावर में आएंगे लोग, उनसे मैं नेगोशिएट करता हुआ पाया जाऊंगा। अब क्या रिजीम चेंज हो सकती है? अब देखिए, जब 12 दिन का कंफ्लिक्ट होता है इजराइल और ईरान के बीच में, तब मैंने साफ साफ ये कहा था कि रिजीम चेंज नहीं होगी, और उसके पीछे रीजन है।
जो 47 साल पहले एक प्रोटेस्ट हुआ था ना, जिसको मैं इरानियन रेवोल्यूशन कहता हूं 1979 का, आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। उस टाइम पे किंग थी, यानी मोनार्की का सिस्टम था, जो कि फ्रेंड थे या अलाय थे यूएस के साथ में। अब उसको हटाने के लिए एक रिलीजियस गवर्नमेंट आती है जो कि अपोज करती है अमेरिका को। और उस टाइम पे कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं या बेंचमार्क्स हैं, इंडिकेटर्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि कब रिजीम चेंज होती है। तो वही सेम के सेम पॉइंटर्स आज आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आपको ईरान में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पैसे की वैल्यू, उनके जो करेंसी, नेशनल करेंसी की वैल्यू वो कम होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, दैट इज फाइन। दूसरा आता है जो रूलिंग एलीट्स हैं, जो रूलिंग लीडर्स हैं, उनमें ही आपको डिवाइड देखना। अब एक तरफ है हार्डलाइनर्स, जो ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं या जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो चाहती हैं कि इस फोर्सेस को दबाया जाए। एक तरफ जो वहां ईरान के प्रेसिडेंट है, वो ये चाहते हैं कि हम नेगोशिएट करें, हम इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इस वजह से काफी आपको कंफ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, राइट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि क्या सिर्फ एक ग्रुप ही पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं, बहुत सारे ग्रुप्स। वुमेन ले लीजिए, बिजनेसमैन ले लीजिए, शॉपकीपर्स ले लीजिए, आप नॉर्मल इंडिविजुअल ले लीजिए, सारे के सारे लोग सड़क पे आ चुके हैं। और इन लोगों को चाहिए होता है चौथा पॉइंट, जो कि उनकी कहानी। क्या ये एक स्ट्रॉन्ग कहानी है? बिल्कुल। इजराइल ईरान की जो वॉर हुई थी 12 जून की, उस टाइम पे सवाल उठे ईरानियन सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमीनी पे कि आपको इजराइल आके मार गया, आपको यूएस आके मार गया, तो आपकी रीजिंग पे सवाल उठते हैं। यहां पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ था, अब पूरी की पूरी एक स्टोरी बनती जा रही है कि ये तो ईरानियन लीडर की वजह से हो रहा है। तो एक स्टोरी और एक नैरेटिव जो बिल्ड हुआ है, वो इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को और ज्यादा फ्यूल कर रहा है, और ज्यादा ताकतवर बना रहा है। और अगली बात यह है, पांचवा पॉइंट यह है कि अब ईरान को जो है आइसोलेट कर दिया गया है, सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, यूएस इजराइल पूरा का पूरा प्रेशर बना रहे हैं, और कोई नेशन के सपोर्ट में आ नहीं रहा, किसी पर बात नहीं करी। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार हाई प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है कि ईरान की रिजीम चेंज हो सकती है। अब आगे बढ़ने से पहले 100 पावर पैक्ड आवर्स हैं, जिसमें कि आप यूपीएससी एस्पिरेशन को रैंक्स में टर्न आउट कर सकते हैं। 4 जनवरी से 31 जनवरी रजिस्टर आप कर सकते हैं। एंड ऐसे ही अगर आप यूपीएससी तैयारी करना चाहते हैं तो 24,999 में हमारे कोर्स है 12 महीने का, आप उसमें भी, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।